हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1 और 2 के MCQ लेकर आया हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसका आंसर पहले मैं बताऊँगा, फिर आप समझेंगे उसका आंसर। चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। तो क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम लेसन 1 और 2 के MCQ 10th क्लास साइंस। पहला MCQ है हमारा बच्चों कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है PbNO3, दूसरा ऑप्शन है बी वाला PbNO3 की ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन है सी वाला PbNO2 की ट्वाइस और चौथा ऑप्शन है PbO। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 की ट्वाइस। तो PbNO3 की ट्वाइस ये बच्चों लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है कि PbNO3 की ट्वाइस। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। 2024 में आया था MCQ में। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो क्या है ये रासायनिक समीकरण? यहाँ डॉट डॉट है प्लस PCl5, फिर एरो का साइन बन रहा है CH3 COCl, फिर क्या बन रहा है प्लस POCl3, फिर प्लस क्या बन रहा है HCl। तो किस चीज़ की हम क्रिया कराएंगे जो रासायनिक समीकरण पूरी हो जाए? तो पहला ऑप्शन है CH3OH यानी कि मैथिल हाइड्रोक्साइड। CH3 का नाम मैथिल, OH हाइड्रोक्साइड, तो मैथिल हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा ऑप्शन है बी वाला CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन है C2H5OH एथिल अल्कोहल। अगला ऑप्शन है CH3CH2COOH एस्टर। तो किस चीज़ से क्रिया कराएंगे हम इसकी? तो हम क्या कर एसिटिक अम्ल लेंगे। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? PCl5 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? PCl5 इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इससे क्या बन रहा है? CH3, सभी ध्यान से सुनेंगे, CH3CO इतना हटा देंगे और एक यहाँ से Cl हटा देंगे। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। फिर एक क्या बचा P, एक यहाँ से O निकाल दिया और Cl3 यहाँ से निकाल देंगे। 4 बचे लेना, अभी ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी बच्चे। P, एक यहाँ से O निकाल दिया, यहाँ से Cl3 निकाल दिया, तो POCl3। तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है ट्राइक्लोराइड। 3 को ट्राई बोलेंगे। फास्फोरस जिसके बीच में O लग रहा है उसको ऑक्सी बोलते हैं। तो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। क्या बचा? यहाँ एक H बचा और एक Cl बचा, तो HCl अलग निकल गया। तो हमने किसकी क्रिया कराई? एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से कराने पे क्या बन रहा? CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इनके नाम सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, CH3COOH। इस पर टिक कर देंगे सभी बच्चे। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। अगर कार्बन को हम वायु में जलाएंगे और उसके बाद क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका उदाहरण है? कार्बन को हम C से नोट करेंगे प्लस, और वायु में जलाएंगे तो
हमेशा कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बन रहा है। तो मैंने बताया था बच्चों, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो पहला ऑप्शन है इसका संयोजन अभिक्रिया का है, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया का है, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, चौथा वियोजन अभिक्रिया का है। ये इसके ऑप्शन है। तो ऑप्शन कौन सही है, मैंने बताया जब कोई दो तत्व आपस में मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे अभिकारक हैं, ये हमारा जो बना उत्पाद है। तो दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे, संयोजन अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसके 3-4 नाम है बच्चों संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। ध्यान रखना, कोई सा भी नाम दे सकता है पेपर में। जब कोई, इसकी डेफिनेशन भी बन रही है इससे, जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। उदाहरण दे सकते हैं, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2, एक नया उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नया उत्पाद CO2। अगला MCQ है, 4th MCQ है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। अगर हम जिंक चूर्ण की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन है ए वाला हाइड्रोजन H2, बी वाला ऑप्शन है O2 यानी कि ऑक्सीजन, सी वाला ऑप्शन है Cl2 यानी कि क्लोरीन, और डी वाला ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक चूर्ण पर, जिंक का फॉर्मूला Zn प्लस इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, इसी क्रिया करा रहे हैं। तो ये कह रहा कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ से SO4 हटा के यहाँ जोड़ देंगे तो ZnSO4 हो जाएगा, और प्लस H2 गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। जब कोई गैस निकलती है तो ऐसा एरो का निशान लगाते हैं हम। तो जिंक सल्फेट निकल गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, H2 गैस निकल गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाले पे टिक करेंगे सही बच्चे। अगला ऑप्शन है, सारा MCQ में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, ये वाली रिएक्शन, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है Zn प्लस H2SO4 कि अगर हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से SO4 हटा के Zn के साथ जुड़ गया, ZnSO4 प्लस H2 गैस अलग निकल गई। तो ये कह रहा किस अभिक्रिया का उदाहरण है, कि कह रहा किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने बताई पीछे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन है डी वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम किसकी क्रिया कर रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 की क्रिया करके क्या बनना हमारा, SO4 यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ देंगे, जिंक सल्फेट होगा प्लस H2 अलग निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। जब इस तरह की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ इसको यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन निकल रही है, तो हमारी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या, एक अधिक सक्रिय तत्व और कम सक्रिय तत्व को
वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर ले जाते हैं, उसके स्थान पर ले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को वहाँ से प्रतिस्थापित करके वहाँ लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया। अगला एमसीक्यू है, नंबर लिखेंगे सभी स्टूडेंट इनके। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। इसका पीएच मान क्या होगा? जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला, तो वह विलयन क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। और क्षारीय तो पीएच मान पूछ रहा है। पीएच मान इसका पहला ऑप्शन ए है, फिर दूसरा ऑप्शन बी है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा बी वाला ऑप्शन 4 है, सी वाला ऑप्शन 5 है, डी वाला ऑप्शन 10 है। तो क्षारीय विलयन होगा तो क्षारीय के लिए डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, 10 आंसर सही है इसका। डी वाला ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब पीएच मान कैसे ध्यान रखेंगे बच्चों? एक पीएच टेबल याद रखना। पीएच स्केल है हमारा। पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 नंबर रहते हैं। कितने नंबर आते हैं? 14 नंबर। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान रखेंगे 0 से ये पीएच स्केल है हमारा। 0 से लेकर 6 नंबर तक अगर पीएच मान आ रहा है, 0 से लेकर 6 नंबर तक अगर पीएच मान आ रहा है तो कहलाएगा हमारा अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। अगर पीएच मान 7 आ रहा है, 7 के लिए कहलाएगा उदासीन। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है, 8 से लेकर 14 आ रहा है, तो कहलाएगा हमारा क्षारीय। 8 से लेकर 14 तक क्या कहलाएगा? हमारा क्षारीय। यानी कि 7 से अधिक के लिए क्षारीय, 7 से कम के लिए अम्लीय, और 7 के लिए हमारा क्या है? उदासीन। ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। तो यही कह रहा सवाल में, प्रश्न में, कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? जब लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो अम्लीय कहलाएगा, और अम्लीय के लिए पहला ऑप्शन 1 है, ये नहीं है, सॉरी क्षारीय कहलाएगा। पहला ऑप्शन एक नहीं है, दूसरा ऑप्शन 4 भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन 5 है, ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन है हमारा 10। तो 10 है हमारा क्षारीय के लिए, 10 ये वाला ऑप्शन सही है। एमसीक्यू, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को बोलेंगे हम SO2। यह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। इसका जो जलीय विलयन है क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, और चौथा ऑप्शन है उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कहलाएगा हमारा अम्लीय। क्या कहलाएगा? हमारा अम्लीय। ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी बच्चे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच यानी कि कब्ज। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन है एनलेजिक्स यानी कि पीड़ाहारी, तीसरा ऑप्शन है एंटीसिड, चौथा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे ऑप्शनों को। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं बच्चों? हम एंटासिड टैबलेट का यूज करते हैं। एंटासिड टैबलेट कौन से ऑप्शन में है? हमारे सी वाले ऑप्शन में।
कौन से ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में, एंटासिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्षारीय विलयन का पीएच कितना है? क्षारीय विलयन का पीएच कितना है? शून्य है। शून्य तो है ही नहीं, ये गलत। फिर 7 भी नहीं है, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 है उदासीन कहलाएगा। अभी मैंने पीछे बताया 7 भी नहीं है। सी वाला ऑप्शन 7 से कम। 7 से कम के लिए क्या कहलाएगा? हमारा अम्लीय है, अभी बताया था मैंने। और 7 डी वाला ऑप्शन है 7 से अधिक, और 7 से अधिक के लिए क्या कहलाएगा? क्षारीय। तो डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। अभी मैंने पीएच स्केल बताया था पीछे, उसे देख लेना दोबारा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो डी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे सही बच्चे। अगला एमसीक्यू है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है। जो दांत का इनेमल होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। इसकी प्रकृति कैसी है? पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है बी वाला अम्लीय, सी वाला ऑप्शन है उदासीन, और डी वाला ऑप्शन है उभयधर्मी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? क्षारीय। जो दांत का इनेमल है उसमें कैल्शियम फास्फेट हो पाए जावे, और कैल्शियम फास्फेट हमारा क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय। ध्यान रखना सही बच्चे। तो पहला ऑप्शन सी है, क्षारीय। अगला एमसीक्यू है, सभी बच्चे नंबर डाल डाल के करेंगे एमसीक्यू। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान होता है। पीएच मान कितना होता है? 7। पहला ऑप्शन 7 से कम, दूसरा ऑप्शन 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन 7 के बराबर, और चौथा ऑप्शन है 0 के बराबर। तो जठर के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय कैसा होता है? 7 से कम। कैसा होता है? 7 से कम। तो ए वाला ऑप्शन टिक कर देंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे ए वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वाला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? या करके पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। या करके ऐसे पूछ सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। तो पहला ऑप्शन है 0, बी वाला ऑप्शन है 1, सी वाला ऑप्शन है 7, डी वाला ऑप्शन है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। तो 7 पे टिक लगाएंगे सभी बच्चे। ध्यान रखना है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में ये कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सी पे टिक लगाएंगे सही बच्चे। अगला एमसीक्यू है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन है 7 से कम, तीसरा ऑप्शन है 7, और डी वाला ऑप्शन है 7 से अधिक। तो H2SO4 का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। H2SO4 का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो बी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे सही बच्चे, 7 से कम। अगला एमसीक्यू है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। जो हमारा हाइड्रोजन आयन है उसकी प्रकृति होती है, 2024 से पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन उदासीन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रकृति कैसी होती है? हाइड्रोजन आयन की अम्लीय होती है। ध्यान रखना सही बच्चे, सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो ए वाले पे टिक लगाएंगे सही बच्चे। अगला एमसीक्यू है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाएंगे
तो कौन सा पदार्थ उपयोगी है? तो कौन सा पदार्थ उपयोगी है? धावन सोडा, दूसरा फिटकरी, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा विरंजक चूर्ण। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए तो विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण को हम अगर जल में डालेंगे तो इसके जो अंदर के कीटाणु है वो मर जाएंगे, तो जीवाणु रहित बन जाएगा, तो जल हमारा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो ये बहुत उपयोगी है जल में डालने के लिए। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण पे टिक लगाएंगे सभी बच्चे। 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक, 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान होगा। अब इसने हाइड्रोक्साइड आयन का मान दे दिया, हाइड्रोक्साइड आयन को हम OH का मान दे दिया इसने हमें 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन का पीएच मान निकालना है। पीएच मान निकालने के लिए फॉर्मूला पीएच बराबर माइनस के log H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो हमें H+ का मान चाहिए। हमारे पास किसका मान है? OH का। हमें मान चाहिए H+ का मान दे रखा सवाल में OH का। तो पहले H+ का मान निकाल लेंगे, और H+ का मान निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे? पीएच वाले फॉर्मूले में रखेंगे, और पीएच वाले फॉर्मूले में रखेंगे। पहले वो H का मान निकाल लेंगे। तो एक जल का आयनीय गुणनफल सभी बच्चों को पता है। जल का आयनीय गुणनफल क्या होता है? 1 × 10⁻25। जल को लिख लेंगे हम HOH, इसको लिख लेंगे H2O। क्या लिखेंगे? H2O। इसको बोलना जल का आयनीय गुणनफल कितना होता है हमारा? 1 × 10⁻25। तो बच्चे ये वाला MCQ मैं कल करवाऊंगा। सही है बच्चों? इससे अगला MCQ पढ़ेंगे। उदासीन घोल का पीएच मान है। उदासीन घोल का पीएच मान है। अभी मैंने बताया था पीएच स्केल बना के, तो पीएच मान उदासीन का कितना होता है? 7। 7 पे टिक करेंगे। पहला ऑप्शन 7 है, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 5। तो कौन से उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो ए पे टिक करेंगे सही बच्चे। अगला क्वेश्चन है, अगला MCQ है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। जिसका पीएच मान 0 है तो विलयन कैसा होगा? जिसका पीएच मान 0 है तो उसका विलयन कैसा होगा? तो पहला ऑप्शन है अम्लीय, बी वाला ऑप्शन है क्षारीय, सी वाला ऑप्शन है उदासीन, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभी बताया था मैंने पीछे कि 0 से लेकर 6 नंबर तक अगर पीएच मान आ रहा है तो क्या कहलाएगा? हमारा अम्लीय। तो कौन से पे टिक करेंगे बच्चों? ए वाले पे टिक करेंगे, अम्लीय। अगला MCQ है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 2, बी वाला ऑप्शन है 5, सी वाला ऑप्शन है 8, और डी वाला ऑप्शन है 10। तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणु की संख्या 10 होते, 10 पे टिक करेंगे बच्चों। डी वाला ऑप्शन सही है। और धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O × 10H2O। ये धावन सोडा का फॉर्मूला है। तो ये पूछा जल के अणु कितने हैं? जल हमारा ये है, जल के अणु कितने हैं इसमें? 10। जल के अणु कितने हैं बच्चों? इसमें 10 हैं। तो धावन सोडा के अणुओं में जल के अणु की संख्या कितनी होगी बच्चों? 10। तो 10 पे टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। अगला MCQ है, पीएच मान
8.5 वाला विलयन कहलाता है। जिसका पीएच मान 8.5 है तो विलयन कैसा है? पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैंने बताया था पीछे, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला एमसीक्यू है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, पहला ऑप्शन है 7, बी वाला ऑप्शन है 7 से कम, सी वाला ऑप्शन है 7 से अधिक और डी वाला ऑप्शन है 0। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सभी बच्चे इसका ऑप्शन भी कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये भी मैंने बताया था। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन 2, बी वाला ऑप्शन 1, सी वाला ऑप्शन है 3 और डी वाला ऑप्शन है 0। तो कितना है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 2। तो किस पर टिक करेंगे? 2 पर टिक करेंगे। कहाँ टिक करेंगे? 2 कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए वाला ऑप्शन सही है, ए पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, एक विलयन का पीएच मान 5 है तो यह विलयन है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, सी वाला ऑप्शन है उदासीन और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन भी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगला है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से प्राप्त होता है। अगर अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमेशा लवण और जल बनेंगे। क्या बनेंगे? लवण और जल। तो पहला ऑप्शन हाइड्रोजन है, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन है, तीसरा ऑप्शन क्लोरीन है और चौथा डी वाला ऑप्शन लवण और जल। तो किस पर टिक करेंगे सभी बच्चे? लवण और जल पर टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, किसी विलयन का पीएच 7 है तो यह विलयन होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो यह विलयन होगा। पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा ऑप्शन क्षारीय, ये तो होंगे नहीं अम्लीय क्षारीय, तीसरा ऑप्शन उदासीन और डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। अगला एमसीक्यू है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूर्ण की क्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन NH3 को बोलते हैं अमोनिया, सी वाला ऑप्शन Cl2 यानी क्लोरीन, डी वाला ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2। ये हमारा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। इसकी क्रिया अगर हम किससे करा रहे हैं? हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। तो क्या बनेगा हमारा? हटा के यहाँ जोड़ देंगे Ca के साथ, तो CSO4 अलग निकला, कैल्शियम सल्फेट। H2O के साथ जोड़ देंगे H2 को, H2 अलग निकल जाए, पानी अलग निकल जाएगा। क्या बची हमारे Cl2? क्या बची हमारे Cl2 हमारी कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस निकलेगी। विरंजक चूर्ण की क्रिया हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला ऑप्शन सही है, क्लोरीन गैस। अगला एमसीक्यू है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना है? नीले लिटमस को अगर लाल करा तो अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? अम्लीय। और लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय। ध्यान रखना बच्चों, इनमें से एक एमसीक्यू जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा में।
नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो क्या कहलाएगा हमारा अम्लीय विलयन है। अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो क्या कहलाएगा हमारा क्षारीय है। देख रहा इसका पीएच मान कितना है, तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, सी वाला ऑप्शन है 8, डी वाला ऑप्शन है 10। जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो कैसा होगा पीएच मान उसका 6, क्योंकि अम्लीय कहलाएगा। ए वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे सही बच्चे। अगला एमसीक्यू है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, बी वाला ऑप्शन है NaHCO3, सी वाला ऑप्शन है NaCl और चौथा ऑप्शन है डी वाला NH4Cl। NH4Cl। तो धावन सोडा का फॉर्मूला भी मैंने लिखा ऊपर, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है। अभी मैंने ऊपर ही लिखा था इसका फॉर्मूला। इनके नाम भी ध्यान रखना सही बच्चे। ऑप्शन पर टिक तो ये लगाएंगे ए वाला। बी वाले का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम ध्यान रखेंगे। और सी वाला ऑप्शन है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और डी वाले का नाम है NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। NaHCO3 को हम खाने का सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। ध्यान रखेंगे NaHCO3 इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा नाम है खाने का सोडा। खाने का सोडा बोलते हैं इसको। अगला एमसीक्यू यही है, बोर्ड में आ रहा है ये भी, कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है बी वाला NaHCO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl और डी वाला ऑप्शन है NH4Cl। तो कौन से पे टिक करेंगे सही बच्चे? बताएंगे अपने आप, जल्दी बताओ। वेरी गुड, एक बच्चे ने बी वाला ऑप्शन बताया NaHCO3, तो बी वाले पे टिक कर देंगे। अगला एमसीक्यू है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक पहला ऑप्शन है CaSO4 इंटू 3H2O, बी वाला ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, तीसरा ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O, चौथा ऑप्शन है डी वाला CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यही है जिसमें 1/2 लग रहा है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का डी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे सही बच्चे। अगला एमसीक्यू है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है इप्सम, बी वाला ऑप्शन है जिप्सम, सी वाला ऑप्शन है चूना पत्थर और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हमेशा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराएंगे तो जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा? जिप्सम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाले पे टिक कर देंगे सही भी। अगला एमसीक्यू है, सभी बच्चे नंबर डाल के करेंगे। Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 को बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन में देख लो, पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था CaOCl2। फिर बी वाला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। तीसरा ऑप्शन है सी वाला धावन सोडा। डी वाला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है हमारा? धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा भी बोलते हैं, ध्यान रखना सही बच्चे। धावन सोडा का दूसरा नाम ऐसे पूछ सकता है, धावन सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। या सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? धावन सोडा।
तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे भी तो कौन से पे टिक करेंगे? सी वाले पे टिक करेंगे, धावन सोडा। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो इस विलयन, ये तो विलयन कैसा है? किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा है? पहला ऑप्शन क्षारीय है, दूसरा ऑप्शन अम्लीय है, तीसरी वाला ऑप्शन उदासीन, डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अम्लीय क्या होएगा इसका आंसर? अगला एमसीक्यू है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, पहला ऑप्शन पीला, बी वाला ऑप्शन है नारंगी, सी वाला ऑप्शन है भूरा लाल और डी वाला ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा रहता है? भूरा लाल। अगर क्षार के साथ हल्दी की क्रिया कराएं तो भूरा लाल बन जाएगा रंग इसका। तो सी वाले पे टिक करेंगे, भूरा लाल। अगला एमसीक्यू है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना है? अम्लीय जल के वर्षा का पीएच मान कितना है? तो पहला ऑप्शन है 5.2, बी वाला ऑप्शन है 6.2, सी वाला ऑप्शन है 7.2, डी वाला ऑप्शन है 8.2। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.2, इस पर टिक करेंगे सही बच्चे। कितना होता है? 5.2। तो बच्चों ये एमसीक्यू थे लेसन 1 और 2 के। तो सही बच्चों से मुझे आशा है सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इनको। ये लेसन 1 और 2 के एमसीक्यू थे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि इनको ध्यानपूर्वक करना, और जिनको मैंने बोला है कि इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी बच्चे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। गारंटेड कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये सभी कर लेना, अच्छे नंबर आएंगे। अगर बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, लव यू।